Why do UPSC CSE toppers with sociology optional recommend Vikash Ranjan sir's sociology courses at Triumph IS, where strategy meets conceptual clarity and results follow? हजारों यूपीएससी अभ्यर्थियों का भरोसा, विकास सर का मार्गदर्शन, अब आपकी बारी। With Vikas Ranjan sir. विकास रंजन सर Vikas Ranjan sir. विकास रंजन सर विकास रंजन सर Vikas Ranjan sir. विकास रंजन पॉइंट ऑफ विकास रंजन सर की विकास रंजन सर की विकास सर जी, मेरा नाम वीरेंद्र चारण है। मैंने आरएस 2024 परीक्षा में सेकंड रैंक हासिल की है। मैं जैसलमेर की पोखरण तहसील में रामपुरिया गांव का निवासी हूँ। मेरी जो प्राइमरी स्कूलिंग है फर्स्ट से लेकर 8 तक वो आदर्श विद्या मंदिर रामगढ़ से हुई है। उसके पश्चात मेरी 9th और 10th जैसलमेर कर्णिपाल विद्या मंदिर से की है और मेरी 11th 12th जो है वो कोटा से है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट में। उसके पश्चात मैंने जो ग्रेजुएशन है वो राजस्थान कॉलेज जयपुर से किया है। 2019 में मैं वहां से उत्तीर्ण हुआ और मेरी जो पीजी है वो जेएनयू दिल्ली से है, पीआईएसएम में, पॉलिटिकल साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशंस। उसके पश्चात मैं लगातार आरपीएससी या यूपीएससी एग्जाम्स की तरफ लगा हुआ था। मैंने 2 अटेम्प्ट यूपीएससी के दिए थे 2021 और 22 में। उनमें मेरा फाइनल प्रीलिम्स नहीं हुआ था, ये बोल सकते हो, फाइनल रिजल्ट तो बहुत दूर था। मैं आरएस की तरफ शिफ्ट हुआ। वहां मैंने आरएस 2023 का एग्जाम दिया जिसमें मेरी 109वीं रैंक थी और मैं वर्तमान में अंडर ट्रेनिंग हूँ अजमेर में एज नायब तहसीलदार। और इस बार मैंने आरएस 2024 में सेकंड रैंक हासिल की। जैसे कि मेरा ग्रेजुएशन जो है वो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से ही है, जिसमें जो मेरे सब्जेक्ट्स थे वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी थे। उसके पश्चात मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी इंटरनेशनल रिलेशन में है, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के साथ में। तो शुरू से ही थोड़ा बहुत जो उनमें पढ़ रहे थे उन सब्जेक्ट्स में उनसे आइडिया लगने लग गया था। और फिर जब यूपीएससी की तैयारी की तो उस टाइम पे जो ऑथेंटिक बुक्स थी या जो वहां पे नोट्स चलते थे, जैसे कि हिस्ट्री के लिए मैंने उपिंदर सिंह वगैरह का मटेरियल देखा था, तो उसके थ्रू फिर धीरे धीरे प्रिपरेशन करते करते मुझे पता चला कि एक बेसिक लेवल का या ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरा इन सिलेबस से और एग्जाम पैटर्न से हो चुका है। तो मुझे बहुत ज्यादा नीड नहीं लगी कोचिंग करने की। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई कोचिंग के नोट्स नहीं पढ़े हो या मटेरियल नहीं पढ़ा हो। मार्केट में जो मटेरियल होता है वो हर एस्पायरेंट्स देखता है। वैसे भी मैंने भी ऑलमोस्ट जो मुझे लगा कि इनके नोट्स ठीक है, इनका मटेरियल अच्छा है, वो देखने की कोशिश की। बट मैंने हमेशा चाहा कि मैं खुद एक बार उनमें से मुझे जो काम की चीज लगे उनकी तरफ मेरा फोकस ज्यादा रहे। उनके साथ साथ जो ऑथेंटिक बुक्स हो गई या फिर 2-4 बुक्स जिन्हें हर कोई जो मेरे से पहले के टॉपर्स है या फिर किसी जैसे सुनते हैं कि बोर्ड की बुक्स है, वो काफी अच्छी है। कोशिश की कि मैं उनको भी देखूं, नोट्स को उनके बाद में देखूं, उनके साथ में ऐड ऑन करने के लिए। तो यही बेसिक मोटिवेशन था कि मैंने कोशिश की कि मैं सेल्फ स्टडी करके प्रिपेयर करूं, ना कि सीधा कोचिंग जाके। मैंने मेरी प्रिपरेशन की तैयारी जैसे 2021 में शुरू करी थी। जब मैंने जेएनयू गया था तब वहां पे पढ़ाई था और सिविल सर्विसेज का माहौल था। उसके अलावा जो मेरा बैकग्राउंड है जो ह्यूमैनिटीज से है मेरी ग्रेजुएशन, वो भी मुझे एप्ट लगता है कि मेरे लिए सबसे एप्ट ऑप्शन जो है वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना ही था, मगर ना कि कोई कॉर्पोरेट जॉब में जाना या कुछ और करना। तो 2021-22 में मैंने तैयारी शुरू की थी यूपीएससी की, उसमें मेरा हुआ नहीं। फिर मैं आरएस में आया 2023 में। तो यहाँ आके मैंने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाई मेरी कि मुझे यहाँ कैसे जीएस के 4 पेपर आते हैं, प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जा रहा है, कितने क्वेश्चंस है, कितने मार्क्स का पेपर आ रहा है, उसके बाद इंटरव्यू का क्या वेटेज है, उस अकॉर्डिंगली मैंने प्रिपेयर किया। फिर आरएस के हर मेंस के जो 4 जीएस के पेपर है उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, किसका कितना वेटेज है, कितने डिस्क्रिप्टिव सवाल जो है वो किस नेचर के पूछे जा रहे हैं, ये सब देखते हुए मैंने मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी शुरू की थी। और स्पेसिफिकली आरएस के लिए बोल सकता हूँ कि मैंने मेरी प्रिपरेशन 2022 से स्टार्ट की थी, 22 एंड के आसपास। सर मैंने प्राइमरी रिसोर्सेज के रूप में कोशिश की कि जो बोर्ड की बुक्स है उनसे मैं शुरू करूँ, क्योंकि वो बेसिक फाउंडेशन लगते थे मुझे। तो मैंने आरबीएससी बोर्ड की बुक्स पढ़ी है, जैसे राजस्थान के लिए 9th 10th की आरबीएससी बुक आती थी, उससे पढ़ा है। उसके अलावा इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पबेट के लिए भी राजस्थान माध्यम की जो आरबीएससी की जो बुक्स है वो आती थी, उनको मैंने सोर्स माना था बेसिक के रूप में। उसके अलावा मैंने जो मार्केट में मटेरियल था, मटेरियल अवेलेबिलिटी जैसे आजकल बहुत ज्यादा हो गई है, तो मैंने कुछ कोचिंग्स के नोट्स देखे थे और उन नोट्स को मैंने कॉन्ग्रीगेट करने की कोशिश की, जो मेरी वो फाउंडेशन के ऊपर की एक लेयर के रूप में तैयार हुए कि व्हाट वाज डिफरेंट इन नोट्स फ्रॉम बुक्स और मुझे क्या जरूरत है इनमें और एड ऑन करने की, उनमें क्या
एग्जांपल्स दे रखे हो जैसे, या फिर कुछ नई थ्योरीज दे रखी हो, कुछ पीवाईक्यूज जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको यदि उन्होंने सॉल्व कर रखा हो या कुछ लिख रखा हो आंसर, तो वो कैसे, किस हिसाब से लिखा हुआ है या क्या तरीके में लिखा हुआ है, उस हिसाब से मैंने 2-3 कोचिंग्स के नोट्स लिए थे और उन नोट्स को फिर मैंने खुद ही देखा और उन्हें कॉन्ग्रीगेट करने की कोशिश की। जैसा कि मेरा हमेशा से मानना है कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो मोर और लेस 60% सिलेबस के हिसाब से उनका नोट्स जो है वो सेम ही होता है, 60 to 80%। उसके अलावा कहीं जगह पे होते हैं वो डिफर करते हैं, जैसे या तो लैंग्वेज में डिफर करेंगे कि बेसिक जो फंडामेंटल वोकेबुलरी है आंसर की, या फिर उस सब्जेक्ट की जो निटी-ग्रिटीज है उनके साथ में वो डील कर रहे हैं या नहीं कर रहे। रिसोर्सेज को या मटेरियल को लिमिटेड रखने के लिए मुझे लगा जो हेल्पफुल रहा मेरे लिए वो था कि मैंने पीवाईक्यूज जो है आरएस के, उनको एक बार कोशिश की कि मैं थरोली देखूं। जैसे मैंने पिछले 7 से 8 साल के जो पेपर्स आ रहे थे, स्पेसिफिकली 2012 के बाद में या 2016 के बाद में जो आरएस मेंस के पेपर हुए, उनका मैंने प्रिंट आउट्स निकाल के मेरे पास में रखा था। फिर मुझे उस हिसाब से मैंने रिसोर्सेज देखने की कोशिश की कि इनमें से क्या पोर्शन है जो फंडामेंटल बुक्स में से आ रहा है, कौन सा ऐसा पोर्शन है जो अप्लाइड है, कौन से सब्जेक्ट की जो नॉलेज है वो डेप्थ में पूछी जा रही है, या फिर कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सुपरफिशियल पढ़ना है, जो करंट से रिलेटेड होकर पूछा जा रहा है। उस हिसाब से मैंने कोशिश की कि मैं मेरे जो मटेरियल है उसको सेग्रीगेट कर पाऊं और उसे लिमिटेड रखने की कोशिश करूं। स्पेसिफिकली मैं नहीं बोल सकता कि मैंने आरएस की प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटीज को बहुत ज्यादा यूज किया। यूपीएससी के टाइम मैंने यूज किया था, तो उस बारे में उस टाइम की जो मेरे पास में एनसीईआरटीज अवेलेबल थी उनको मैं कभी कभी देख लेता था। स्पेसिफिकली बोल सकता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एक अर्जुन देव उच्चारण करके बुक आती थी, उसको मैंने जरूर यूज किया था कुछ टॉपिक्स के लिए। और तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स थी जो जिसमें साउथ की जो हिस्ट्री है, संगम डायनेस्टी या चोल डायनेस्टी, उनकी हिस्ट्री काफी अच्छे से दे रखी, उनको मैंने कोशिश की थी कि मैं देख पाऊं। उसके अलावा मैंने बहुत ज्यादा रिलाई नहीं किया एनसीईआरटीज पे, और जो मेरा प्रीवियस नॉलेज था एनसीईआरटी का वो मुझे जरूर काम आया यहाँ पे। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई भी आदमी है तो वो एनसीईआरटी को अपने हिसाब से देख सकता है, जैसा कहते हैं विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, खुद अपनी हिदायत के हिसाब से या खुद अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जरूर कोशिश करे कि वो एनसीईआरटीज को देखे, क्योंकि वो फंडामेंटल बुक्स है। और रही बात राजस्थान स्पेसिफिक टॉपिक्स को तैयार करने की, तो मैंने कोशिश की थी कि शुरू में जब मैं आया और जो मेरे सीनियर्स थे वो तैयारी कर रहे थे तो वो कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने ये बताया मुझे कि कॉलेज में ये बुक्स जो है आपके चलती थी, तो यही बुक्स है, इन्हीं से खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे राजस्थान हिस्ट्री के लिए हुकमचंद जैन की बुक आती है, और ज्योग्राफी के लिए हरिमोहन सक्सेना की बुक आती है। इकोनॉमिक सर्वे है वो राजस्थान गवर्नमेंट खुद निकालती है। खूब सारे कोचिंग वाले उसके समराइज या फिर शॉर्ट नोट्स बना देते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे सरकार अपने पर्पस के हिसाब से निकालती है और कोचिंग वाले उसे फिल्टर करके आपको दे देते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप उन्हें भी देख सकते हैं। और राजस्थान पॉलिटी के लिए एक राहुल चौधरी करके बुक आती है, वो काफी अच्छी बुक है, और हिंदी मीडियम में आती है, बट आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, आजकल खूब सारे टूल्स हैं उनकी मदद से। और करंट अफेयर्स के लिए आप यदि किसी कोचिंग से जुड़े हुए हो तो ठीक है, कोचिंग वाले वीडियोस अपलोड कर देते हैं यूट्यूब वगैरह पे, फ्री करते हैं वो, और कुछ पेड कोर्सेज होते हैं, बट उनकी मैगजीन्स आती है, हर कोई कोचिंग वाला अपनी मैगजीन्स निकालता है। और राजस्थान क्रोनोलॉजी की अलग से आती है, एक त्रिमासिक करके एक अंक आता है, विशेषांक करके क्रोनोलॉजी का, उसमें करंट अफेयर्स जो राजस्थान स्पेसिफिक करंट अफेयर्स उनको काफी अच्छे से डिटेल में दिया होता है। और उसके साथ ही उनमें पीछे क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जो बेसिक सब्जेक्ट्स है जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उनके क्वेश्चंस भी दिए हुए होते हैं, तो वो भी काफी हेल्पफुल रही थी। जैसे कि आरएस प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चंस आते हैं 200 मार्क्स के, तो जब मैंने पहली बार तैयारी करना शुरू की आरएस की, तो मैंने 2-3 साल के पेपर्स जो है वो देखे, और उनमें मैंने ये कोशिश की कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस रफली आ रहे हैं, तो उस हिसाब से मैंने मेरा टाइम वेटेज दिया उन सब्जेक्ट्स को। और एक बुक आती है दिशा पब्लिकेशन की जो सॉल्व पीवाईक्यूज देती है, तो उसने भी मेरी प्रीलिम्स स्ट्रेटेजी में काफी मदद की है। और उसके अलावा कुछ कोचिंग्स वाले यूट्यूब पे फ्री में वीडियोस अपलोड कर देते हैं जैसे ही प्रीलिम्स नजदीक आता है, तो कि ये मैराथन क्लासेस है या वो है। मैंने ऑल्दो कोशिश की थी कि जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनको अवॉइड ही करूं, क्योंकि उनका नॉलेज थरोली मैंने कोशिश की थी कि मैं पहले ही गेन कर लूं, बट जो करंट अफेयर्स के थे या फिर जो फ्लैगशिप स्कीम्स आ रही थी, जिन्हें क्या है कि आप बार बार पढ़ के भी मेमोराइज नहीं कर पा रहे थे, तब मैं कोशिश करता था कि यदि फ्री टाइम है तो मैं वो एक आध वीडियोस लगा दूं
ताकि सुनते सुनते मेरा काम इजीली आसान हो जाए और मुझे और ज्यादा अच्छे तरीके से वो टॉपिक्स याद रहे। प्रीलिम्स का स्टडी शेड्यूल एकदम डिसाइडेड तो नहीं होता है, क्योंकि कब आरएस एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद प्रीलिम्स की डेट आएगी। ऑल्दो 2024 का प्रीलिम्स, मेंस और फाइनल रिजल्ट कमेंडेबली आरपीएससी ने बहुत कम शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में अचीव किया है, तो उससे पहले ऐसा कोई फिक्स रूटीन नहीं होता था कि मैं प्रीलिम्स की तैयारी करूंगा। बट एक बार जब प्रीलिम्स की एग्जाम डेट आ जाती थी तो मैं कोशिश करता था कि उस एग्जाम डेट से एक महीना पहले से मैं सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी पे फोकस करूं। उसमें मैं, जैसा कि मैंने बताया, 150 क्वेश्चंस किस पोर्शन में आ रहे हैं, तो उसमें स्टैटिक और करंट का क्या रेशियो रह रहा है। तो इकोनॉमिक सर्वे को मैंने हमेशा करंट में ही गिना है, करंट एंड इकोनॉमिक सर्वे को। तो उनसे कुछ 30 से 35 मार्क रखता है, 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, तो कोशिश करता था कि उनको एक बार थरोली पढ़ने की कोशिश करूं ताकि उनमें से मैक्सिमम आउटपुट आ पाए। उसके अलावा 20 क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग और मेंटल एप्टीट्यूड इन सब के आते थे। उनमें कोशिश करता था कि 13-14 सवाल मेरे मिनिमम सही हो जाए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस टैग के लिए मैं साइंस टैग को थोड़ा करंट से भी ऐड करके पढ़ता था। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब हो गए। इनमें जो बेसिक बुक्स मैंने बताई है उनमें से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे राहुल चौधरी में से पॉलिटी के क्वेश्चंस मिल जाते थे। ऑल्दो पॉलिटी आजकल रिलेटिवली टफ पूछनी शुरू कर दी है। हिस्ट्री है तो वो मैंने यूपीएससी के टाइम पे बहुत सही से प्रिपेयर कर रखा था, तो उसके लिए मैं बहुत ज्यादा उसमें ड्वेल नहीं करता था। कोशिश यही रहती थी कि जितना पढ़ा हुआ है उसमें से क्वेश्चंस जो है वो सही करने की ज्यादा कोशिश करूं। और ज्योग्राफी है, उससे मुझे लगता है हर प्रीलिम्स का स्टूडेंट रिलेटिवली इजी और मॉडरेट मान के जाता है, और उसमें ठीक ठाक मार्क्स के क्वेश्चन हर स्टूडेंट के सही हो जाते हैं। जो प्रीलिम्स के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स थे या पीवाईक्यूज जो थे, उन्हें सॉल्व करने के लिए मैं एक तो दिशा पब्लिकेशन की बुक लेके आता था, और मैं बहुत ज्यादा एप्ट या ये बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं था शुरुआत में कि मैं पीवाईक्यूज करूं या ये करूं। बट मेरे साथ में जो मेरा एक कजिन तैयारी करता था, नरेंद्र, वो पीवाईक्यूज में मैं बोल सकता हूँ कि उसका अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा होता था। वो हर बार कुछ नए पेपर्स निकाल के लाता था, तो उस वजह से मुझे काफी मदद मिली थी प्रीलिम्स में पीवाईक्यूज देखने की। और दिशा पब्लिकेशन की बुक का, जैसे मैंने पहले भी बताया है, वो पीवाईक्यूज के लिए सही है। और मेरी कोशिश रहती थी कितने पीवाईक्यूज है जो रिपीट हो रहे हैं या कौन से टॉपिक से रिपीट हो रहे हैं, उनमें ऑप्शंस जो है वो कितने क्लोज आ रहे हैं या नजदीक वाले हैं, कौन से ऑप्शंस वापस रिपीट हो रहे हैं, यदि उनसे कोई सवाल ना बन जाए। ये मेरी पीवाईक्यूज के लिए कोशिश रहती थी। और मैंने प्रीलिम्स के लिए कभी भी मॉक टेस्ट नहीं दिया। मैं एग्जाम से 4-5 दिन पहले ये जरूर एक बार कोशिश करता था कि एक ओएमआर सीट लेके आऊं, जैसे कि अब 4 ऑप्शंस की जगह 5वां ऑप्शन भी देना आरपीएससी ने शुरू कर दिया है कि नॉट आंसर्ड वाला। तो वो मैं कोशिश करता था कि एक आध पेपर जो है वो कोई भी बुक शॉप से लेके आऊं, और उसमें ओएमआर को जो मैं फिल करूं तो उसमें कोई बेसिक मेजर मिस्टेक ना हो, क्योंकि वो प्रूफ रीडिंग करना या प्रूफ वेरीफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो मिस्टेक्स स्टूडेंट कॉमनली, मैं ये सजेशन दे सकता हूँ कि अवॉइड करनी चाहिए, कि बहुत ज्यादा आप किसी भी सब्जेक्ट में या कोई भी ऐसे टॉपिक में, ऐसे क्वेश्चन में कि ये बहुत ही विरला सा क्वेश्चन आ गया है या इतने सारे फैक्ट्स मगअप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ना करे तो ठीक है। जितना आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नीडेड है कि इतना पढ़ के या इस पोर्शन से मैं कोशिश करूं कि मेरे इतने सवाल सही हो और मेरे कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स आ जाए, तो वो कोशिश करनी ज्यादा जरूरी है। ना कि आप एक ही सब्जेक्ट्स में डेवलप कर ले हो कि मैं ये भी फैक्ट्स पढ़ लूंगा, वो भी कर लूंगा। तो रिटेंशन कैपेसिटी हर आदमी की लिमिटेड होती है, आप सब कुछ याद नहीं रख सकते। ऑल्दो तैयारी मैंने हमेशा की है तो मेंस की ही शुरुआत में की है कि कौन से मेंस के सब्जेक्ट्स है जिनमें कन्वेंशनली हाई स्कोरिंग है जो कन्वेंशनली। और प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद में मैं, जैसे आजकल तो आरपीएससी सेम डे या नेक्स्ट डे आंसर की दे देता है, उसके बाद में जो कोचिंग्स अनुमानित कट ऑफ बताती है उससे यदि मेरे 5 से 7 नंबर ज्यादा है तो मैं सीधा मेंस की प्रिपरेशन में लग जाता था। तो ये ट्रांजिशन मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ नहीं था कि मैं प्रीलिम्स मोड से मेंस के मोड में जाने में टाइम दे रहा हूँ। मुझे हमेशा ये लगा है कि जो क्वेश्चंस है उनको मैं इजीली अंडरस्टैंड कर जाता हूँ, उन्हें समझ पाता हूँ कि कितने पार्ट्स में पूछा जा रहा है या क्या क्या पूछा जा रहा है, बजाय इसके कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके इररिलेवेंट सी चीज आप लिख दो। तो मैं ये कोशिश करता था कि आंसर राइटिंग को उस हिसाब से डिवाइड करूं कि इंट्रोडक्शन पार्ट में ये क्या पूछना चाह रहा है, उसके बाद यदि क्वेश्चन में 2-3 टाइप की ये कंसर्न पूछ रहे हैं या क्रिटिकली एनालाइज का पूछ रहे हैं, उस हिसाब से उसे डिवाइड करता था। और आरपीएससी में 100
वर्ड्स की लिमिट होती है, जो बड़े सवाल आते हैं 10 नंबर के, तो मैं कोशिश करता था कि उनमें जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स और बिना फ्लो टूटे उन्हें लिख पाऊं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि स्पेस कन्फाइंड होते हुए आप, मुझे लगा कि बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी का स्कोप नहीं होता है। बट यदि आप कर पा रहे हो उसी स्पेस में, जैसे जहाँ पे मैप की जरूरत है तो आप मैप यदि छोटा सा भी डाल पा रहे हो, फ्लो चार्ट की जरूरत है तो फ्लो चार्ट बना रहे हो, या फिर जो आपने सब हेडिंग्स डाली उन्हें आप अंडरलाइन कर रहे हो या बॉक्सेस में डाल रहे हो, एग्जांपल्स जो आप लिख रहे हो वो आप हाईलाइट करवा रहे हो, तो ये मेरी आंसर स्ट्रेटेजी रहती थी कि मैं उन्हें सीधा ये बता दूं कि ये तो मैंने आपको आंसर में लिख के दिया है, जो आपको इजीली अवेलेबल है, जो आपको ढूंढना नहीं पड़ रहा है आंसर राइटिंग में कि आप पढ़ते जा रहे हो और आपको मिल नहीं रहा है कि क्या लिखा है या क्या नहीं लिखा है। आरएस में जो 4 जीएस पेपर्स हैं उनमें बहुत ज्यादा मेरा वेरिएशन नहीं रहता था पेपर्स में स्ट्रेटेजी वाइज। ऑल दो पेपर 4 को अलग कर दे तो जीएस 1 2 3 मोर और लेस एक जैसे ही प्रिपेयर करता था मैं, क्योंकि उनमें जो मार्किंग पैटर्न है वो 2 5 और 10 है, तो 2 मार्कर्स जो है वो प्रोपोर्शनली ज्यादा आपसे इनपुट मांगता है, आउटपुट उसका उतना ज्यादा नहीं। 5 मार्कर्स और 10 मार्कर्स में मेरी कोशिश रहती थी कि मैं जो आंसर की डिमांड है उसको टू द पॉइंट फुलफिल कर पाऊं। यदि मुझे कुछ भी सवाल सही से आ रहा है तो मैं उसे पॉइंट्स में लिख पाऊं, ना कि उसे पैराग्राफ्स में लिखने की कोशिश कर। जीएस 4 जो है उसमें ग्रामर पे जैसे 50 मार्क्स की हिंदी ग्रामर आती है और 20 मार्क्स की इंग्लिश की ग्रामर आती है, तो कोशिश करता था कि ग्रामर में जितने ज्यादा मार्क्स है वो यदि मैं फैच कर पाऊं तो ठीक है। उसके अलावा जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में जैसे लेटर्स हो गया या फिर निबंध हो गया, उसके अलावा जो पत्र आते हैं हिंदी में, अर्थशास्त्रीय पत्र और इस टाइप के 4-5 पत्र का पैटर्न आता है, उनका एक फिक्स फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में आपको तैयार करना है। थोड़ी बहुत कोशिश करता था कि लैंग्वेज को और ज्यादा इंप्रूव कर पाऊं, उसके लिए जो 4th पेपर के लिए एक परख कोचिंग है उसका मेरे 4th पेपर में अच्छा खासा योगदान बोल सकता हूँ मैं रहा है। मेरी मेहनत के बाद में जब मैंने वहां एग्जाम्स दिए तो जो प्रैक्टिस करते करते मुझे लगा कि मेरी हिंदी में जो राइटिंग फ्लो है वो थोड़ा ज्यादा अच्छा हो गया। इनिशियली मेरा हिंदी का राइटिंग फ्लो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। राजस्थान स्पेसिफिक कंटेंट के लिए वही सेम 2-3 बुक्स जो मैंने पहले भी रिकमेंड की थी, हुकम चंद जैन हो गई, पॉलिटी के लिए राहुल चौधरी या हरिमोहन सक्सेना की बुक ज्योग्राफी के लिए। उसके अलावा जो मार्केट में नोट्स या कोचिंग में जो नोट्स अवेलेबल है उनको आप उनके साथ में ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे उस दौरान मैंने कलाम के नोट्स को पढ़ने की कोशिश की थी, और उसके अलावा जो बाकी कोचिंग से स्प्रिंग बोर्ड है या सेरेमिक है उनके नोट्स को भी मैंने देखा, कनेक्ट सिविल्स के कुछ टॉपिक्स के नोट्स भी, तो उनको मैंने कोशिश की कि मैं कोलैबोरेट कर पाऊं मेरे नोट्स के साथ में। मेरे जो प्लानिंग है कि मैं कैसे कौन से टॉपिक पे कहाँ पे ज्यादा अच्छे नोट्स है, उस हिसाब से मैं कोशिश करता था कि उनको जोड़ पाऊं और खुद के अलग से नोट्स प्रिपेयर कर पाऊं। ऐसा कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है कि आपको डेली कितने आंसर्स लिखने चाहिए या मैं कितने लिखता था। जब भी मुझे पढ़ने में मेरा कम मन लगता था या फिर ऐसा हो रहा है कि अभी पढ़ाई करके ऊब चुका हूं, तो मैं कोशिश करता था कि रिफ्रेश होने के लिए 5-10 मिनट बाद की जो भी क्वेश्चंस है या फिर जो भी टेस्ट सीरीज के जो भी नोट्स या टेस्ट सीरीज के जो भी क्वेश्चंस है उनको मैं खुद मेरे हिसाब से लिख पाऊं। और बाकी 2023 में मैंने टेस्ट सीरीज को रिगरसली फॉलो किया था, 2024 में मैं उतना रिगरसली नहीं कर पाया। उस समय मेरा ये कोशिश रहती थी कि जो भी टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन कर रखी हो उसे मैं हर वीकेंड पे देके आऊं और उसका इवेल्युएशन हो। जब भी मुझे लगता था कि खूब बार कि मैंने आंसर ठीक लिखा है या फिर उनके मॉडल आंसर से मेरा आंसर थोड़ा बहुत भी यदि मैच नहीं हो रहा है, तो मैं उस आंसर की कोशिश करता था कि मेरे पीयर ग्रुप से रिव्यू करवाऊं, या जो मेरे नोन्स है जो पहले इस सर्विस में आ गए हैं या जिन्होंने आरएस में टॉप किया है उनको मैं मेरी कॉपीज भेजता था कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस आंसर, तो वो जो बताते थे उस हिसाब से मैं कोशिश करता था, बजाय इसके कि यदि किसी भी टेस्ट सीरीज में मुझे कम मार्क्स आ रहे हैं या फिर वो उस हिसाब से नहीं कर रहे थे तो मैं मेरा इवैल्यूएशन खुद और पीयर ग्रुप से करने की ज्यादा कोशिश करता था। आरएस नहीं, यदि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरा मानना है कि अच्छा आंसर वही होगा जो टू द पॉइंट हो, क्रिस्प हो, जो टॉपिक से भटक के या इररिलेवेंट सी आप इंफॉर्मेशन नहीं डाल रहे हो उसके अंदर। और मेरी आंसर राइटिंग मुझे लगता है ओवर द टाइम इंप्रूव होने का बड़ा रीजन यही हो सकता है। तो प्रैक्टिस की गई रिगरस, टॉपर्स की जो कॉपीज है खूब सारे टेलीग्राम चैनल से उन पे है, या फिर जो पीवाईक्यूज मैंने देखे और मैंने खुद एनालाइज किया कि यदि मैं होता तो इसका आंसर कैसे लिखता है। आरएस ही नहीं, किसी भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक अच्छा आंसर वही होगा जो टू द पॉइंट हो और क्रिस्प लिखा हुआ हो, ना कि आप टॉपिक से भटक के इररिलेवेंट सी चीजें लिख रहे हो। मैं बोल सकता हूँ कि एक रिगरस प्रैक्टिस के साथ साथ
पीयर ग्रुप या फिर एक पीवाईक्यूज को देखते हुए मैंने एक मेंटल रीजनिंग की खुद ही के साथ में कि इस आंसर को मैं कितना बेहतर तरीके से लिख सकता था, या ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसे मैं भूल चुका हूँ या जिसे मैं और लिख सकता हूँ। इसके लिए मैंने चैट जीपीटी हो गया या और भी कोई एआई टूल्स है उनकी यूज की, तो उन्होंने मुझे कुछ एग्जांपल्स भी दिए होंगे जैसे आंसर्स में कि आप ये एग्जांपल्स कोट एंड कोट कर सकते थे, या इस हिस्टोरियन को या इस ज्योग्राफर को कोट कर सकते थे, या ये वाला पोर्शन जो है वो आप इस तरीके से भी लिख सकते थे। तो मैं कोशिश करता था कि मेरा जो मेंटल थिंकिंग है उसमें और उन दोनों में कौन कौन से पॉइंट्स है जो डिफर हो रहे हैं, उनको मैं अगली बार कोशिश करता था कि मेरे आंसर्स में लिखूं मैं। और उसके साथ साथ टॉपर्स की कॉपी जो है वो टेलीग्राम के खूब सारे ग्रुप्स पे हैं, या फिर पीवाईक्यूज है, कुछ और दोस्त है वो कॉपीज भेज देते थे। उन्होंने भी मेरी आंसर राइटिंग में हेल्प की और मुझे मेरी जो आंसर राइटिंग स्किल्स है उन्हें इम्प्रूव करने में मदद की। कोई भी आंसर राइटिंग में यदि बेसिक मिस्टेक्स अवॉइड करनी है तो वो यही है कि आप जो टॉपिक है उसी के आसपास आंसर लिखने की कोशिश करो, जो पूछ रहा है वो लिखने की ज्यादा कोशिश करो। जैसे कुछ कॉपीज में वैसे देखता था या कोई साथ वाला बता देता था, तो मैं उन्हें यही सलाह देता था कि आप जो है वो पूछ कुछ और रहा है और आप लिख कुछ और रहे हो। ये बेसिक मिस्टेक्स अवॉइड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके अलावा जब सेल्फ स्टडी कर रहा था उसमें टाइम मैनेजमेंट भी एक बड़ी कला है। उसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि जब एग्जाम होते हैं, जब एग्जाम का शेड्यूल आपके पास में है, तब कोशिश करो कि आप बहुत जितने तक आप स्टडी कर पाओ उतना करो। और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट को हर दिन रिफ्रेश होने की जरूरत होती है, ना कि मैं 10 दिन पढ़ूंगा उसके बाद ये करूंगा या एक महीना मैं पहले पढ़ाई कर देता हूँ फिर ये करूंगा। तो मैं कोशिश करता था कि पढ़ाई के साथ साथ हर दिन रिफ्रेश रहूं। डेली टाइम टेबल का वैसे ऐसा कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है, जिसकी जितनी श्रद्धा हो उस हिसाब से पढ़ाई करने की कोशिश करें। मेरा यही कहना है कि आप अपनी लिमिट्स है उन्हें पुश करने की रोज कोशिश करें जरूर। उसके अलावा जो मेरी यदि बिगेस्ट मिस्टेक कुछ बता सकता हूँ या कुछ रही हो, वो यही है कि सेल्फ डिसिप्लिन जो मैंने अभी जो लाया 24 और 23 के दौरान, वो यदि मैं थोड़ा और पहले ले आता तो शायद पहले रिजल्ट अच्छे आ जाते। और यदि मैं वापस प्रिपरेशन करूंगा तो कुछ भी चीज अलग से करने की कोशिश करूंगा, तो वो यही होगी कि शुरुआत से थोड़ा फोकस रहने की कोशिश करूं। जो इनोवेटिव टूल्स है उनका यूज पहले करना सीख जाता। जैसे जो मैं कमांड देता था, कुछ भी टॉपिक मुझे नहीं समझ आ रहा था, तो मेरी कमांड्स भी कुछ इसी टाइप से होती थी कि इसे सिंप्लीफाइड तरीके से बताओ या एकदम स्टेप बाय स्टेप मैनर में बताओ। कोई साइंस की चीज है या कोई साइंस का क्वेश्चन है तो मैं ये कोशिश करता था कि ये फंक्शन कैसे करती है, उसे यदि मैं प्रोसेस को समझ पाऊंगा तो मेरे लिए मेमोराइज करना थोड़ा इजी हो जाएगा। स्टूडेंट लाइफ में या कोई भी प्रोफेशन हो उसमें बर्नआउट होना या स्ट्रेस आना बहुत ही नेचुरल सी चीज है। आप लगातार एफर्ट्स कर रहे हो, फिर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, या फिर कोई भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है उसमें मार्क्स नहीं आ रहे, ये छोटी छोटी चीजें जो है वो भी डिससेटिस्फाइड कर देती है। तो उस टाइम मैं कोशिश करता था कि मेरे जो पीयर ग्रुप में मेरे दोस्त है या कजिन्स है, हम लोग जो साथ में रहते थे, तो वो उनके पास जाऊं, थोड़ी देर उनसे बातें करूं, थोड़ा इधर उधर टहल लूं, वॉक कर लूं, फिजिकल एक्सरसाइज कर लूं। यदि बहुत ज्यादा मन नहीं लगता था तो मैं बीच बीच में कभी कभार बैडमिंटन खेलने चला जाता था। मोटिवेशन के लिए मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि एक कोटेशन हमेशा जो मैं कोशिश करता था कि मेरे दिमाग में घूमता रहे कि मोटिवेशन इज टेम्परेरी, डिसिप्लिन इज परमानेंट। और दूसरा जो चीज मुझे हमेशा पुश करती थी या हमेशा मेरी लिमिट्स को पुश करने के लिए जो एक ख्याल था वो यही था कि व्हाई नॉट मी, यदि और कोई कर सकता है तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता हूँ। और फाइनली आई थिंक इट पेड ऑफ। ऑल्दो आई वाजंट एनरोल्ड इन एनी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, बट जब कोई भी कैंडिडेट मेंस क्लियर करके इंटरव्यू तक पहुंचता है तो वो मॉक टेस्ट से ही खुद को एनालाइज कर सकता है, खुद को असेस कर सकता है। तो मैं कोशिश की थी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में कि जितने ज्यादा मॉक दे सकूं मैं मॉक दूं, उसके बाद जो पैनलिस्ट है वो मुझे क्या रिव्यू दे रहे हैं उस हिसाब से मैं प्रिपेयर करने की कोशिश करूं। और जो डेफ के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं और यूपीएससी की तरह आरपीएससी में हॉबीज वगैरह तो नहीं फिल करवाते हैं, बट जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स है उनका मैंने कोशिश की थी कि 50-50 या 60 सवाल की मैं एक पीडीएफ जो है वो चैट जीपीटी पे डाल के इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस की एक पीडीएफ बनाता था और उस हिसाब से तैयारी करता था। और हॉबीज कभी कभार बोर्ड मेंबर ऐसे ही पूछ लेते हैं जो डेफ में नहीं फिल होता है, फिर भी पूछ लेते हैं मेंबर्स, तो उसके लिए जो मेरी हॉबी थी उसी को मैंने परस्यू करने की कोशिश की या प्रिपेयर करने की कोशिश की थी। इंटरव्यू के लिए मेरा मानना है जो कॉमन मिस्टेक्स आप नहीं करना चाहिए किसी इंसान को, वो यही है कि आप कोशिश कीजिए कि जो सवाल आपको आ रहे हैं उन्हें आप स्ट्रक्चर्ड मैनर में अच्छे से जवाब दे पाए। जो नहीं आ रहे हैं उनके लिए आप मना कर सकते हैं, अपराइटली सॉरी बोल सकते हैं
कि या फिर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। और मेरा यही मानना है कि आप किसी भी इंसान को मूर्ख नहीं बना सकते हो। जब सामने वाला इतने सारे इंटरव्यू लेके बैठा है तो उसे पता चल जाता है कि वेयर आर यू ब्लफिंग और वेयर आर यू राइट। जो भी आरएस एस्पायरेंट्स है वो बिना कोचिंग के या फिर कोचिंग के साथ में भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं यही कहूंगा, मेरी एडवाइस यही होगी कि कंसिस्टेंसी और परसिवरेंस जो है वो अल्टीमेटली पे ऑफ करती है। तो कीप ऑन पुशिंग या कीप ऑन ग्राइंडिंग। बाकी ये बोल सकता हूँ कि जो ये साइकिल है इसमें आपको सिर्फ एक पुश की जरूरत है। जैसा हम लोग पढ़ते हैं कि पॉवर्टी का विशेष साइकिल है, उसे वर्चुअस में कन्वर्ट करने के लिए आपको किसी एक लेवल पे पुश करना है। तो आप अपने जो पीवाईक्यूज है या आपने इमेज दिया है तो अपनी आंसर कॉपीज मंगवाइए, उनमें देखिए कहाँ गलतियां हो रही है या फिर मेरे मार्क्स कहाँ और इम्प्रूव हो सकते हैं, या मैं इतना पढ़ा था इस सब्जेक्ट को, मैंने इस हिसाब से तैयार किया था फिर भी मुझे नंबर नहीं आए, तो आप वापस से देख सकते हैं। जैसा कि सेम एफर्ट्स ब्रिंग सेम रिजल्ट, तो उस हिसाब से आप अपने एफर्ट्स को थोड़ा सा डाइवर्ट कीजिए और थोड़ा कोशिश कीजिए कि आप अप्लाइड आरएस जो है, आरपीएससी जो है, वो क्वेश्चंस का फॉर्मेट उनका चेंज हो रहा है, एकदम रॉट लर्निंग वाले नहीं पूछ रहे हैं। तो थोड़ा जो ब्रेन जो है उससे थोड़ा और चलाने की कोशिश कीजिए, या फिर क्या बोल सकते हैं, सेल्फ स्टडी से भी सक्सेस मिल सकती है। बस मेरा यही मानना है, आप यदि सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उसे थोड़ा तरीके से कीजिए या थोड़ा सा आप उसे फर्निश करने की कोशिश कीजिए। खुद को देखिए कि आप कंपटीशन में कहाँ सिचुएट कर पा रहे हो खुद को। उसके बाद में आप जो डिफरेंट सोर्सेज हैं उनको एक साथ कॉन्ग्रीगेट करिए, अपने हिसाब से उन्हें लिखिए, या फिर एक ही जगह पे उन्हें अटैच करना है तो एक जगह पे अटैच कीजिए। सबकी अलग अलग अप्रोच होती है, कुछ लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते हैं। मैंने जैसे कुछ सब्जेक्ट्स के लिए फ्लैश कार्ड्स बनाए थे, बाकी मेजरली बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए मैंने कभी भी शॉर्ट नोट्स बनाने की प्रिपरेशन नहीं की है। कोई भी जो नया एस्पायरेंट है, जैसे हम बिगिनर बोल सकते हैं, वो यदि तैयारी शुरू कर रहा है तो उसमें यही बोलूंगा कि खुद को एक बार टेस्ट कीजिए, देखिए कि पीवाईक्यूज के साथ में ठीक है, इट इज डूएबल, या फिर आपका यदि वो टारगेट है तो आप उस हिसाब से देखिए। बाकी हर किसी की अलग अलग अप्रोच होती है, स्ट्रेटेजी होती है, सब अपनी स्ट्रेटेजी उस हिसाब से शेयर करते हैं। तो मेरा मानना है एक बार आप पहले बेसिक जो एग्जाम्स की निटी-ग्रिटी है उसे समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद में आप अपना डिसीजन लीजिए कि मुझे क्या करना है, मैं सेल्फ स्टडी से करूंगा या फिर मुझे कोचिंग करनी है। कोचिंग आपका थोड़ा टाइम गैप मुझे लगता है कम कर सकती है किसी चीज को समझने के लिए, वही आप यदि सेल्फ से समझोगे तो थोड़ा और ज्यादा टाइम लग सकता है। बट आजकल की ऑनलाइन दुनिया में मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा भी गैप अब बच चुका है, आप चीजों को इजीली ग्रास्प कर सकते हो। कोचिंग से भी आप ग्रास्प कर सकते हो, जो जैसा आपको उचित लगे उस हिसाब से आप आगे की तैयारी शुरू कीजिए। कोई एक बुक तो नहीं बोल सकता मैं, बट कोशिश कीजिए, जैसे वेटेज हिंदी का ज्यादा है तो आप कोई भी ग्रामर की एक बुक उठा के पढ़ लीजिए, जैसे या तो राघव प्रकाश या फिर के.आर. महिया की बुक आती है। और दूसरी आप पबेट के लिए राजस्थान जो बोर्ड की बुक्स है उसे पढ़ सकते हैं, वो अच्छी बुक्स है। वन मिस्टेक टू अवॉइड आई वुड से कि डू नॉट ओवर डिपेंड अपॉन थिंग्स, बहुत ज्यादा चीजों में घुस मत जाइए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे पढ़ने की ज्यादा कोशिश कीजिए। बाकी आप यदि संसार का पूरा ज्ञान लेने की कोशिश करोगे तो मगअप नहीं कर पाओगे। दोनों की अलग अलग अप्रोच है, दोनों की अलग अलग न्यूएंसेस है, बट आई वुड से कि मेन से यदि आप उसकी न्यूएंस पकड़ रहे हो तो वो रिलेटिवली ज्यादा इजी हो जाएगा। बट फिर भी यही बोलूंगा कि मेंस थोड़ा टफर है आरपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेल्फ स्टडी और कोचिंग आई थिंक जो आपको ज्यादा सूट करे, इस बारे में हर इंडिविजुअल की अपनी खुद की अप्रोच है। बट आप यदि कर सकते हैं खुद से, आपको लग रहा है, तो सेल्फ स्टडी में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप जो रिसोर्सेज है वो तो आपको जो मार्केट में अवेलेबल है वो पढ़ने ही है, तो वो रिसोर्सेज तो हमेशा कोचिंग्स के ही होंगे बेसिक बुक्स के अलावा। जो नए एस्पायरेंट्स है उनको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। मेरे लिए स्पेशल थैंक यू टू डीकेटी, क्योंकि जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने काफी टॉपर्स के ब्लॉग्स और वीडियोस यहाँ से देखे थे, तो शायद वो स्ट्रेटजी उस टाइम उतनी ज्यादा काम नहीं आई हो, या काम आई है उसमें थोड़ा वक्त लग गया हो मेरे एफर्ट्स की वजह से। तो वेरी वेरी थैंक यू टू डीकेटी। और अंत में यही कहूंगा कि एक लाइन्स है कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस।